हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। क्लास 9th सिविक्स चैप्टर फर्स्ट का एक और टॉपिक देखेंगे, वाई डेमोक्रेसी। पहले की कुछ वीडियो में हमने व्हाट इज़ डेमोक्रेसी को अच्छे से कवर कर लिया। अब हम देखेंगे कि किसी भी देश में क्यों डेमोक्रेसी है, क्यों हर देश चाहती है कि उसकी कंट्री जो हो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो। ऐसा क्यों है, तो आइए इसका रीज़न जानते हैं। आज हम इस वाले वीडियो में आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के कुछ डीमेरिट्स पढ़ेंगे। तो पढ़ लेते हैं। देयर इज ए इंस्टेबिलिटी इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कुछ लोग आपने पड़ोस में, वैसे डेमोक्रेसी के जो डीमेरिट्स हैं वो आप सोसाइटी में अक्सर सुनते ही हो। तो डेमोक्रेसी का पहला डीमेरिट सोसाइटी में सुनने को मिलता है, डेमोक्रेसी इज इंस्टेबिलिटी, यानी कि उसमें हमेशा लीडर चेंज होता रहता है। कभी ये लीडर, 5 साल बाद ये लीडर। तो इससे क्या होता है, इंस्टेबिलिटी होती है, यानी कि आप एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ कोई काम नहीं कर पाते। लॉन्ग टर्म विजन कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लो मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, मैंने एक प्रोजेक्ट पास करना है कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ब्रिज बनेगा। और ये प्रोजेक्ट एक दो दिन में तो होगा नहीं, एक दो दिन में तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ब्रिज नहीं बन जाएगा। कम से कम 20 साल लगेंगे, मान लो 10-15 साल। हर 5 साल में इलेक्शन होता है। अगले साल में मान लो इलेक्शन में हार गया, तो मेरा कंस्ट्रक्शन चालू हो गया था, अभी वो आधा का आधा आधा कंप्लीट हो गया था। अगले साल कोई नया रूलर आएगा, उसको लगेगा कि ये ब्रिज बनवाना नहीं चाहिए, तो वो ब्रिज को कैंसिल आउट कर जाएगा और कंस्ट्रक्शन आधे पर ही रुक जाएगा और पूरा पैसा ब्रिज बनाने में आधे पर ही वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह अगर मैं ज़्यादा दिन तक, जैसे कि मोनार्की में क्या होता था, जब तक रूलर मरेगा नहीं तब तक वो रूल करेगा। तो 50 साल तक आज उसने सोचा है ब्रिज बनाऊंगा और 50 साल तक वो उस काम को कर देगा। लेकिन हर साल चेंज होता रहेगा, तो हर एक आदमी का एक जैसा दिमाग तो है नहीं, तो हर आदमी के अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग दिमाग है, तो वो सोचेगा इसको नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए डेमोक्रेसी जो है वो इंस्टेबिलिटी को क्रिएट करता है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पावर प्ले एंड पॉलिटिकल कंपटीशन, देयर इज नो मोरालिटी। माना जाता है कि डेमोक्रेसी पावर प्ले है और पॉलिटिकल कंपटीशन है, इसमें कोई मोरालिटी नहीं है। मोरालिटी मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी से हमेशा झगड़ती रहेगी, ये पार्टी इससे लड़ेगी, वो एक पार्टी दूसरे पार्टी को हमेशा दबानी चाहेगी ताकि ये उठे ना और मैं इलेक्शन जीत जाऊं। तो इस चक्कर में पार्टी पूरा पैसा खर्च कर देगी दूसरे पार्टी को बदनाम करने में, और वो देश के विकास के बारे में सोचेगी नहीं। तो यहाँ से निकल के आता है कि मोरालिटी वो अपनी, कहाँ गया, हाँ, मोरालिटी वो अपनी खो देगी। फिर आता है थर्ड पॉइंट, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट इलेक्टोरल कंपटीशन, दिस लीड्स टू करप्शन। डेमोक्रेसी में क्या होता है, इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, तो इससे करप्शन बढ़ता है। करप्शन कैसे बढ़ता है, करप्शन ऐसे बढ़ता है कि मान लो बीजेपी वाले ने क्या किया, एक पास किया कि 1-1 हज़ार सबको बांट रहे हैं, आप हमको वोट दीजिए हम आपको 1 हज़ार देंगे, या फिर आप हमको वोट दीजिए हम आपको सरकारी नौकरी देंगे। ये करप्शन ही तो हुआ। उस 1 हज़ार का देश के विकास कराने में कहीं लगाए होते तो आज देश थोड़ा डेवलप्ड हुआ होता, लेकिन नहीं, उस पैसे को हमने बांटने में लगवा दिया। तो ये एक टाइप का करप्शन ही तो हुआ। इस तरह हमने थर्ड फीचर देख लिया। फोर्थ फीचर देख लेते हैं। सो मेनी पीपल हैव टू कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू डिले। डेमोक्रेसी में बहुत सारा कंसल्टेशन होता है, और इस कंसल्टेशन के कारण किसी भी डिसीजन को लेने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि पहले ये मिनिस्टर लेगा, फिर ये तहसीलदार, फिर ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर ये डिसीजन, वो डिसीजन, ये सब डिले हो जाता है। काम टाइम पर नहीं होता, मतलब टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, टाइम कंज्यूमिंग बढ़ता है, मतलब टाइम बहुत वेस्ट होता है। सिंपल भाषा में कहूँगा, टाइम जो है वो वेस्ट होता है। लेकिन अभी इसका एक टू द पॉइंट, एक कॉन्ट्रैक्टिंग पॉइंट भी हम देखेंगे अगेंस्ट। अभी अगेंस्ट देख रहे हैं, फिर फॉर देखेंगे जब। ऑर्डिनरी पीपल कुड नॉट डिसाइडेड वॉच विच गवर्नमेंट गुड फॉर देम। एक ऑर्डिनरी पीपल, एक गरीब व्यक्ति नहीं डिसाइड कर सकता कि उसके लिए कौन सा रूलर बेस्ट होगा, क्योंकि वो इलिटरेट नहीं, वो इलिटरेट है। एक कम पढ़ा लिखा आदमी कैसे डिसाइड करेगा कि उसके लिए कौन सी गवर्नमेंट ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट खराब है। और हमें पता है डेमोक्रेसी में सबको वोट देने का अधिकार होता है, वोट तो वो भी देगा, लेकिन वो गलत जगह वोट दे देगा, ये इनका मेन पॉइंट है। ठीक है, इलेक्टेड लीडर नॉट नो मच अबाउट पीपल, दिस लीड्स टू बैड डिसीजन। अब कोई नया नया इलेक्टेड आया है, किसी भी जनता को समझने में समय लगता है कि मेरी जनता क्या चाहती है, क्या उसके विकास के लिए ठीक होगा, वो सोचती क्या है मेरे बारे में, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको समझने में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से विकास कराने में काफ़ी टाइम लगता है। पहले अभी गवर्नमेंट कोई 5 साल के लिए आई, 2 साल तो समझने में ही लग जाएगी कि क्या दिक्कत है, कैसे क्या कब।
और 2-3 साल और बचे, 3 साल में वही घस्सा पिट्टी, कुछ विकास नहीं हुआ, फिर अगले साल दूसरा आ गया। और डेमोक्रेसी से हट के जो है ज़्यादा दिन तक रूल करता है तो वो जनता को अच्छे से समझ पाएगा, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इंस्टेबिलिटी, मोरालिटी खो देते हैं, फिर करप्शन, ये सब आप वर्ड्स याद कर लीजिए, जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसमें टू द पॉइंट लिख पाएंगे। वैसे समझ गए हो तो याद तो ही जाएगा। फिर डीले, फिर क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी पीपल, फिर इलेक्टेड और नॉट टू मच अबाउट, बैड डिसीजन। जब ये सब कीवर्ड्स आप याद रहेगा या अपने नोट्स में आप लिखे रहोगे तो आप पॉइंट्स को लिख पाओगे। तो आइए अब देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि कुछ ऐसे कथन का, कुछ ऐसे लाइनों का हम देखेंगे कि हाँ ये सब एडवांटेजेस हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेज तो हैं, लेकिन फिर भी हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किए हैं और सारी दुनिया चाहती है कि उनकी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने। आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो जो डेमोक्रेसी को यूनिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं। पहला फैक्टर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार, यानी कि डेमोक्रेसी सबसे जिम्मेदार फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है, एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है। ऐसा क्या? तो इसके पीछे केस दिया है चाइना का फेमाइन। चाइना में 1952 से टू 1961 के बीच में फेमाइन आया था और इसी समय के बीच में चाइना ने तिब्बत को भी ऑक्युपाई किया था। तो इसी ड्यूरेशन के बीच में फेमाइन आया था, अकाल आया था। इस अकाल में करीब करीब 3 करोड़ लोग मर गए थे। इकोनॉमिस्टों का कहना है कि इस अकाल के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया की कंडीशन भी उस टाइम पे उतनी सही नहीं थी, जबकि इंडिया चाइना से बहुत दूर नहीं है, बगल में ही है, लेकिन फिर भी इंडिया में ऐसा अकाल नहीं आया और चाइना जैसे इतने अच्छे एडवांस देश में भी अकाल आया। क्या रीज़न थे इस अकाल के? वैसे एडवांस नहीं है चाइना, क्या रीज़न थे? रीज़न था वहाँ की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी कि वो फूड सिक्योरिटी यानी कि खाने की किल्लत पे सही से रिस्पॉन्स कर सके। उन्होंने अकाल के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, फेमाइन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने अपनी जनता के ऊपर नहीं ध्यान दिया। और यही तो रीज़न है कि हम लोग डेमोक्रेसी अडॉप्ट करते हैं। पता है क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि आपको पता है चाइना एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पर एक ही पार्टी रूल करती है और उस पार्टी को टेंशन नहीं रहता कि क्योंकि वो हार ही नहीं सकती, क्योंकि एक ही पार्टी रूल करती है। तो चाहे कोई किसी को भी वोट दे, चाहे वोट ना दे, तब भी जीतेगी वही पार्टी। और यही कारण है कि जीतना, अगर वो क्या बोलते हैं पीपल्स की नीड्स को नहीं फुलफ़िल करेंगे, जनता की ज़रूरतों को नहीं फुल करेंगे, तब भी उनका कुछ घाटा नहीं होगा, इसलिए वो जनता की ज़रूरतों को फुलफ़िल नहीं करते। और आपको पता है चाइना में अपोजिशन पार्टी भी नहीं है। हमारे वहाँ अगर ऐसा कोई अकाल आने लगता ना तो तुरंत, मान लो कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी, आपकी आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब तुरंत अपोजिशन क्रिटिसाइज़ करने लगती है, ये कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये तो सबसे गलत फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से अकाल आया है, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं रहना चाहिए, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए। लेकिन चाइना में एक ही पार्टी रूल कर रही थी तो वहाँ कोई अपोजिशन था नहीं। तो इस तरह हमने देखा कि जहाँ डेमोक्रेसी रहेगी वहाँ अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी। और यही है कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टीज़ भी रहती है तो सरकार को एक डर लगा रहता है कि अगर वो पीपल्स की नीड्स को नहीं फुलफ़िल करेंगे तो अगली बार उनकी सत्ता नहीं रहेगी, कोई दूसरा रूल करेगा। लेकिन चाइना में एक ही पार्टी होने की वजह से उनको ये चीज़ का डर ही नहीं था। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमने आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी में देखा था कि डेमोक्रेसी में काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेशंस और डिस्कशंस होते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मतभेद होते हैं और इसके कारण किसी भी डिसीजन को लेने में बहुत डिले हो जाता है, यानी कि बहुत टाइम लग जाता है, यानी कि समय की बर्बादी होती है। लेकिन ये समय की तो बर्बादी होती है, लेकिन इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर कोई ये क्या करता है ना, ये गुड डिसीजन को परफॉर्म करता है। कौन? डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, कंसल्टेशंस होती है और डिस्कशन ज़्यादा होती हैं। डेमोक्रेसी में कंसल्टेशंस होती हैं और डिस्कशंस होते हैं, और यही कंसल्टेशन और डिस्कशन क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि जहाँ पर 10,000 को ज़्यादा बोल दिया, जहाँ पर करीब 100, 200, इधर उधर, हज़ार एक
एक पास हुआ तो दूसरा डिस्कशन, जब जहाँ इतनी मीटिंग्स और डिस्कशन होंगी ना, वहाँ किसी भी डिसीजन को लेकर हर एक साइड्स निकल के आएंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ कि सरकार डिसीजन ले रही है कि अब आलू के दाम बढ़ा देने चाहिए। क्यों बढ़ा देने चाहिए? ताकि सरकार को ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स कहेंगे अगर आलू का दाम बढ़ा तो और भी काफ़ी चीज़ों का दाम बढ़ सकता है, समोसे का दाम बढ़ जाएगा, काफ़ी लोग समोसे मटर पे डिपेंड है। तो इस तरह मतलब अलग अलग साइड्स निकल के आएंगी कि नहीं आलू का दाम बढ़ना चाहिए, कुछ कहेंगे बढ़ना चाहिए, कम बढ़ना चाहिए। ठीक, तो इस तरह डेमोक्रेसी जो है वो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करते हैं। आइए आगे के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट जो आता है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स। इस पॉइंट को आपको समझना चाहिए। डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट, कहाँ पर डिफरेंस होगा? इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री जहाँ अलग अलग कास्ट है, अलग अलग रिलीजन है, वहाँ पे अलग अलग लोग के अलग अलग आइडिया हैं, अलग अलग विचार हैं। और जब वो अलग अलग विचार होंगे तो एक विचार दूसरे विचार से क्लैश कर सकता है। जैसे कि कोई बोलता है दूसरे कास्ट का कि बीजेपी अच्छा है और कोई बोलता है नहीं बीजेपी नहीं अच्छा है, तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा ना। इस झगड़े को सॉल्व करता है कौन? डेमोक्रेसी। कैसे? ये देखना होगा। ये डिफरेंसेस, इंडिया लाइक कंट्री में डिफरेंसेस, सोशल डाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगी। वहाँ एब्सोल्युटली क्या होंगे? डिफरेंसेस होंगे। डिफरेंट ओपिनियन जहाँ होगा वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स को कौन सॉल्व करता है? डेमोक्रेसी। कैसे करता है ये आपको समझना चाहिए। देखिए डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट विनर और परमानेंट लूज़र नहीं है। यानी कि आज अगर बीजेपी है तो कल कांग्रेस आ सकती है, कल अगर कांग्रेस है तो अगली बार आम आदमी पार्टी आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएगा। एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए ये है आपके राम, द मस्त राम है, और ये है आपके मस्त रोहित। रोहित को बीजेपी नहीं पसंद है, रोहित डज नॉट लाइक बीजेपी, और ये बीजेपी के फ़ैन है। राम जी बीजेपी के फ़ैन हैं। राम जी कहते हैं इलेक्शन आ गए, इलेक्शन आने वाले हैं, मान लीजिए 1 साल बाद इलेक्शन आने वाला है। आफ्टर इलेक्शन राम जी कहते हैं कि मैं तो इस बार इलेक्शन में बीजेपी को वोट दूंगा। रोहित कहता है बीजेपी ने महंगाई कितनी बढ़ा दी है, मैं तो इस बार कांग्रेस पंजा को वोट देंगे, पंजा। तो राम कहता है अरे बीजेपी ने कितना डेवलपमेंट लाया हमारे कंट्री में। तो रोहित कहता है क्या बकवास कर रहे हो राम, कहाँ डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट, कैसा डेवलपमेंट, कोई डेवलपमेंट? अरे बहुत डेवलपमेंट है, तुमको देखता नहीं है, रोड सड़कें कितनी बड़ी हो गई हैं, हमारा देश के जीडीपी रेट कितना तेज बढ़ा है। अरे गया तुम्हारा जीडीपी रेट है, यहाँ तेल का दाम कितना तेज बढ़ा, पेट्रोल का दाम कितना तेज बढ़ा, सबका दाम बढ़ा। इस महंगाई में तो आम आदमी मर जाएगा। अरे क्या बात करते हो रोहित, कैसे कोई मर जाएगा? बस दोनों आपस में फाइट करने लगे, फाइटम। अब देखिए जब ये फाइट होगा ना तो ये फाइट होगा ही नहीं अगर यहाँ पर डेमोक्रेसी हो। क्यों? क्योंकि रोहित सोचेगा क्या मैं झगड़ा करूँ, अगले साल मैं कांग्रेस को वोट दे के उसको जिता दूंगा, तो झगड़ा क्या करना, कांग्रेस को बदल देना वोट दे के, सिंपल। तो ये झगड़ा क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। रोहित भी सोचे, राम भी सोचेगा अरे क्या इससे झगड़ा करूँ, कांग्रेस का फ़ैन है, मैं तो इस बार भी बीजेपी को ही वोट दूंगा, इस बार भी बीजेपी आएगी। तो कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है। देयर इज़ वन काइंड ऑफ बैलेंस, समझ रहे हो? बैलेंस है, कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है। तो हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी में ना ही कोई परमानेंट विनर है, ना ही कोई परमानेंट लूज़र है। और भी तरीके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का। जैसे कि मान लो राम बहुत रिच वाला आदमी है और रोहित मान लो पुअर है, तो एक कहेगा मेरे पास फरारी है, फॉर्चूनर है, थार है, वैगन है, जी वैगन है, और कौन सी कार है, हाँ रोल्स रॉयल है। अरे तू कैसे कहेगा ना, मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं, अरे तुम ठीक है माफ़ कर दो, मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। रोहित एकदम पुअर है ना आदमी, तो ये झुक के कहेगा हाँ जी। तो या तो डिक्टेटरशिप से, यानी कि क्या बोलते हैं, अपर कास्ट जो है
या तो वो लोअर कास्ट को दबा दे, या फिर अब डेमोक्रेसी जब अपर कास्ट लोअर कास्ट को दबाएगी तो कब तक दबाएगी? एक समय आएगा ना लोअर कास्ट जो है वो रिवॉल्ट करेगी। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दबाई जा रही थी, थर्ड स्टेट को दबाई जा रही। एक समय आया ना जब थर्ड स्टेट ने रिवॉल्ट किया। उसी तरह इन दोनों के बीच में कभी ज़िंदगी भर के लिए क्लैश नहीं। एक समय आएगा रोहित भी कहेगा अब तो मैं इस राम को ठोक के रहूँगा, बहुत पुलक गया। उस तरह इनका कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं सॉल्व हो पाएगा। और जब ये लोग डेमोक्रेसी रहेगी तब इनका कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएगा। दोनों आपस में रहेंगे, मन मन में उनका वोट दूसरे देंगे लेकिन आपस में रहेंगे एकदम मस्त भाई रहेंगे। तो इस तरह डेमोक्रेसी जो है वो डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर देता है। अब आइए चौथे फीचर्स को देख लेते हैं। चौथा फीचर क्या है? डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ पीपल। ये मान मर्यादा को बढ़ाता है। डेमोक्रेसी ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट को कैसा बना रहा है, डेमोक्रेसी डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व कर दे रहा है। डेमोक्रेसी जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव कर दे रहा है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना रहा है। ये सब अगर ना रहे, अगर डेमोक्रेसी अकाउंटेबल ना रहे, अगर डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग भी ना इम्प्रूव करे, और अगर ये डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व ही ना करे, ये सब चीज़ें अगर डेमोक्रेसी ना भी करे तब भी ये गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जी हाँ, तब भी ये गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि नहीं, डेमोक्रेसी इज़ नॉट ऑल अबाउट व्हाट इज इट डूइंग टू द रूलर्स और गवर्नमेंट, इट इज़ अबाउट व्हाट ही इज़ डूइंग टू द पीपल। ये जनता के लिए क्या कर रहा है। जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ इक्वल पावर है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है। और जहाँ 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है वहाँ अंबानी का भी एक वोट है और एक गरीब से गरीब का भी एक वोट है। और जहाँ अंबानी और गरीब का भी एक वोट है वहाँ अंबानी की भी उतनी वैल्यू है जितनी उस गरीब की वैल्यू है। तो यहाँ पर इक्वल स्टेटस है। देखते नहीं हो, बड़े से बड़े विधायक भी बड़े से बड़े गरीब के सामने झुक जाते हैं वोट मांगने के लिए। क्यों झुक रहे हैं? इलेक्शन में पावर आ जाती है, जनता के पास पावर है, असली पावर जनता के पास है। तो डेमोक्रेसी इज नॉट ऑल अबाउट इट्स डूइंग इनहेंस द डिग्निटी ऑफ democracy is not all about that what he is doing to the government form of government, it is all about what he is doing to the citizens. मान लो यहाँ पर जो रूलर है ना वो सिटीजन्स खुद हैं। सिटीजन जिसको चाहे उसको वोट देकर रूलर बना रहे हैं, तो सिटीजन ही तो रूलर हुए ना। तो अगर सिटीजन कोई गलती करते हैं, मान लो कोई मिस्टेक करते हैं, तो वो मिस्टेक खुद भुगतेंगे। मान लो उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस अब महंगाई बढ़ा रही है, तो खुद पछताएंगे ना, काश हमने किसी दूसरे पार्टी को वोट दे दिया होता। तो वहाँ पर वो सोचेंगे कि हाँ मेरी ही गलती है। लेकिन जहाँ मोनार्की डिक्टेटर रहेगा वहाँ कोई मोनार्की करेगा तो वो पछताएंगे। लेकिन यहाँ ये लोग पछताएंगे नहीं, यहाँ ये लोग को एहसास होगा, पछतावे का एहसास होगा कि हाँ मैंने गलती की, अगली बार मैं गलती नहीं करूँगा। और ये जो चीज़ है ना, ये आपको ना ही डिक्टेटरशिप दे सकती है, ना ही मोनार्की सिस्टम दे सकता है, वो ही नहीं दे सकता। और यही तो एक सुंदरता है हमारे डेमोक्रेसी की। अब आइए पांचवा फीचर भी देख लेते हैं। हम देखते हैं पांचवा फीचर डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी का पांचवा फीचर है फाइनली डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। फाइनली हम मान लेते हैं कि डेमोक्रेसी जो है अदर ऑप्शंस जो हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, उससे तो एक लेवल बेटर है, क्योंकि ये अलाउ करती है कि वो अपनी खुद की गलती को सुधारे। गलती किससे नहीं होती, लेकिन जो गलती से सीख के अगली बार वही गलती नहीं करता वो तो असली पर्सन हो। गलती सबसे हो रही है, गलती राहुल से भी होती है, गलती श्याम से भी होती है, लेकिन अगर राहुल गलती से सीख लेता है देन ही इज़ अ गुड पर्सन, तब उसके लिए गलती जो है वो सही साबित हो सकती है। लेकिन श्याम अगर गलती से नहीं सीखता तो उसके लिए वो गलती गलत साबित हो सकती है। मान सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो खुद की गलतियों से सीखता है और अपनी गलतियों को ठीक करता है। क्योंकि हमने देखा डेमोक्रेसी में अगर कोई गलती करता है तो उसके पीछे जो रीज़न होता है वो पीपल खुद होते हैं। अगर कोई वो गलती करेंगे तो उसका कारण पीपल होंगे, क्योंकि दे आर देमसेल्फ द रूलर। जनता खुद एक रूलर है। तो जनता जो गलती करेगी, गलत इंसान को वोट देगी, तो वो खुद भुगतेगी, कोई दूसरा भुगतेगा नहीं। अरे कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से गलती नहीं होती। डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन। ये कोई जादुई की छड़ी नहीं है कि इसके आते ही करप्शन हट जाएगा।
इसके आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसके आते ही गरीबी मिट जाएगी। नहीं, गरीबी हमारे आस भी देश में नहीं मिटी, डेमोक्रेसी तो है ना। तो डेमोक्रेसी डज द मिस्टेक, कोई गारंटी नहीं है, डेमोक्रेसी मिस्टेक करती है लेकिन इट करेक्ट द मिस्टेक, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। इट डज द मिस्टेक बट इट करेक्ट द मिस्टेक। डेमोक्रेसी में स्पेस रहता है किसी मिस्टेक का। क्यों स्पेस रहता है? क्योंकि यहाँ पर अपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज़ करने लगेगी। अगर कोई डेमोक्रेसी यानी कि कोई पार्टी अगर रूल कर रही है, उसकी सत्ता है, और अगर वो कोई गलती करती है तो उसकी गलती छुप नहीं सकती। क्यों नहीं छुप सकती? क्योंकि अपोजिशन पार्टी जो है वो क्रिटिसाइज़ करके, अपोज करके, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेस और न्यूज़पेपर रहते हैं वो भी फ्री एंड फेयर रहते हैं। ये भी फीचर है, प्रेस और जो न्यूज़पेपर होने चाहिए ना, वो भी फ्री और फेयर होने चाहिए, बिके नहीं होने चाहिए। तभी हम मानेंगे कि वो डेमोक्रेसी नहीं तो नॉन डेमोक्रेटिक हो गया। तो ये जो है वो अपोज करेंगे रूलिंग पार्टी को, और रूलर को जो है वो अपना डिसीजन क्या करना पड़ेगा, चेंज। क्यों? क्योंकि रूलर या तो अपना डिसीजन चेंज कर दे, चेंज डिसीजन, अदरवाइज अगर रूलर अपना डिसीजन नहीं चेंज कर रहा, रूलर शुड बी चेंज, रूलर को चेंज कर दिया जाएगा। देखिए, दो तरीके हैं किसी को धमकाने के, या तो रूलर जो गलत डिसीजन लिया है उसको सही कर दे, और अगर नहीं सही करेगा रूलर हैव टू चेंज डिसीजन, अदरवाइज रूलर चेंज। नहीं तो अगले साल आपकी सरकार ही नहीं रहेगी, आप हमारी सुनते ही नहीं हो, जाओ भाड़ में जाओ। तो रूलर को चेंज करना पड़ेगा डिसीजन, नहीं तो रूलर ही चेंज कर देंगे। अगर मोदी कोई डिसीजन लिए तो अपना वो डिसीजन चेंज कर दें, नहीं तो मोदी ही चेंज कर देंगे, राहुल गांधी को ला देंगे। समझे? सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं। तो इस तरह हमने देखा कि डेमोक्रेसी अपनी तो यहाँ पर रूलर अपनी क्या बोलते हैं कुर्सी बचाने के लिए रूलर अपनी कुर्सी बचाने के लिए चेंज करेगा ना डिसीजन, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो अगले साल उसकी सरकार नहीं रहेगी। समझे? चाइना के ऐप्स पे बैन नहीं लगाएगा तो इंडिया वाले अपोज करके मोदी को हटा देंगे। समझे? तो इस तरह हमने पांचों फीचर्स के देख लिए। अब एक बार लाइए समराइज़ कर देते हैं। पहला फीचर देखा, डेमोक्रेसी इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें अपोजिशन पार्टी होती है, क्योंकि इसमें डर रहता है इनकी सत्ता गिरने का। दूसरा हमने फीचर देखा, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये अपनी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है क्योंकि इसमें कंसल्टेशंस होते हैं, डिस्कशन होता है। तीसरा फीचर हमने देखा, तीसरा फीचर देखा, इट सॉल्व्स द मेथड विथ डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट यानी कि दो व्यक्ति के अलग अलग विचार को के झगड़ों को, क्लैसेस को ये सॉल्व कर देती है, क्योंकि इसमें ना ही कोई परमानेंट लूज़र है ना ही कोई परमानेंट विनर है। चौथा फीचर देखा, इट एनहेंस द डिग्निटी। डेमोक्रेसी इज नॉट ऑल अबाउट दैट व्हाट ही डज टू द गवर्नमेंट, इट इज़ ऑल अबाउट दैट व्हाट ही डज टू द सिटीजन्स। तो ये इनहेंस क्या बोलते हैं, डिग्निटी बढ़ाती है, मान मर्यादा बढ़ाती है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल स्टेटस है, रिच को भी उतनी इक्वालिटी है, पुअर को भी। अंबानी का भी उतना ही वोट है जितना एक गरीब का वोट है। तो मोदी को अंबानी के सामने तो झुकना पड़ेगा, उस गरीब के सामने भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के वोट एक ही है भाई, दोनों के पास पावर है। तो इस तरह देखा, इट एनहेंस द डिग्निटी ऑफ पीपल। पांचवा फीचर देखा, फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, क्योंकि अपनी खुद के गलतियों पे करेक्शन करता है। क्योंकि अगर नहीं करेक्ट करेगा डिसीजन, अगर रूलर अपनी क्या बोलते हैं डिसीजन नहीं चेंज करेगा तो रूलर को चेंज कर दिया जाएगा लोगों के द्वारा। इसलिए तो फाइनली आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि वाई डेमोक्रेसी। अगले वीडियो में हम बॉर्डर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी देखने वाले हैं। आई थिंक आपको समझ में अब आ गया कि हाँ क्यों हम डेमोक्रेसी ले रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। आइडियल डेमोक्रेसी की बात छोड़िए, अभी जो हमारे पास सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेजेंट में अवेलेबल है वो है डेमोक्रेसी। जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव या ऑप्शंस है उसमें डेमोक्रेसी प्रेजेंट टाइम में बेस्ट है। हमें और भी डेमोक्रेसी को बेस्ट बनाना चाहिए, यानी कि एक डेमोक्रेसी को गुड डेमोक्रेसी में कैसे कन्वर्ट करें, इसको हम बॉर्डर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी में देख लेंगे। वीडियो पसंद आई, थैंक यू। अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा प्रयास करूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।